आरोपी विशाल ने देवस्थान के अंदर नाबालिग के साथ ये किया है। लड़की को मारने से पहले करना चाहते थे और एक बार फिर उस मासूम के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर का रसाना क्षेत्र कठुआ, वो भी 8 साल की बच्ची का, जिसको शायद मतलब भी ना पता हो। आज ये केस मैं आपको सिर्फ सुनाने और मनोरंजन के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जिंदगी की भागदौड़ से अलग थोड़ा सा समय देकर सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। ये एक ऐसा को सुनकर एक बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हम इंसानों के बीच रह रहे हैं या फिर कुछ और है। 7 जनवरी 2018 साजीराम ने अपने नाबालिग भतीजे को बकरवाल समुदाय की एक 8 साल की लड़की को किडनैप करने को कहा, जो अक्सर अपने घोड़े को चराने के लिए उसके घर के पीछे जंगलों में जाया करती थी। 8 जनवरी 2018 को जब नाबालिग लड़का खेत में काम कर रहा था, एक और आरोपी दीपक खजूरिया ने उसे एक ट्यूबवेल के नजदीक बुलाया। दीपक ने उसे बकरवाल लड़की को किडनैप करने के लिए उकसाया और उसने भरोसा दिलाया कि वो बोर्ड एग्जाम में नकल से पास कराने में उसकी मदद करेगा। किशोर ने उसके करीबी दोस्त परवेश कुमार से साजीराम और दीपक खजूरिया के बनाए हुए पूरे प्लान को शेयर किया, जो साजीराम ने बनाया था। 9 जनवरी 2018 किशोर और परवेश ने लड़की का पीछा किया। परेशानी महसूस करते हुए लड़की ने भागने की कोशिश की। किशोर ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे रोक दिया और उसके मुंह बंद किया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो 8 साल की बच्ची गायब हो जाती है और 6 दिन तक गायब रहती है। उसे जबरदस्ती नशीली दवाएं दी गई थी। आरोपी परवेश ने उसके पैरों को पकड़ा और किशोर ने एक एक कर जबरन उसे नशीली दवाएं खिलाई। पीड़िता बेहोश हो गई और किशोर ने उसके साथ इसके बाद परवेश ने उसका कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बाद में उसने लड़की को उठाया और देवस्थान के अंदर टेबल के नीचे 2 चटाई बिछाकर रख दिया और ऊपर से 2 दरी डाल दी। 10 जनवरी 2018 को 12 बजे दीपक खजूरिया ने 10 नशीली गोलियों का एक स्ट्रिप निकाला। किशोर ने लड़की के सिर को ऊपर उठाया। दीपक ने उसके मुंह खोलकर 2 नशीली गोलियां उसके गले में डाली और उंगली से उन्हें अंदर कर दिया। 11 जनवरी 2018 को किशोर ने दूसरे आरोपी विशाल जंगोत्रा को फोन कर लड़की के अपहरण के बारे में बताया और मेरठ से ये कहकर वापस आने के लिए कहा कि अगर वो अपनी हवस शांत करना चाहता हो तो आ जाए। 12 जनवरी 2018 सुबह 8:30 बजे किशोर ने फिर से देवस्थान गया और लड़की को 3 नशीली गोलियां दी, जबकि वो खाली पेट बेहोश थी। 13 जनवरी 2018 सुबह 8:30 बजे आरोपी विशाल ने उस 8 साल की बच्ची का उसके बाद विशाल की मौजूदगी में किशोर ने भी और उसके बाद अपनी जेब से 3 गोलियां नशे की निकाली और उस लड़की के गले में डाल दी और उसे चटाई से ढक दिया और कुछ दिखे नहीं, इसलिए सामने बर्तन की टोकरी रख दी गई। शाम को रिश्तेदारों को लोहड़ी बांटने के बाद किशोर ने साजीराम को बताया कि उसने और आरोपी विशाल ने देवस्थान के अंदर नाबालिग के साथ। साजीराम ने कहा कि लड़की को मारने का सही समय आ गया है ताकि आपराधिक साजिश को अंजाम दिया जा सके। साजीराम के निर्देश पर आरोपी परवेश, विशाल और किशोर ने देवस्थान से पीड़िता को निकाला और उसे करीब के खुले नाले के पास ले गए। इस बीच आरोपी दीपक भी वहां पहुंच गया था और मौके पर दीपक खजूरिया ने उन्हें इंतजार करने को कहा, क्योंकि वो लड़की को मारने से पहले थे और एक बार फिर उस मासूम के साथ गया। पहले दीपक ने और फिर किशोर ने। बच्ची के साथ दीपक खजूरिया ने उसकी गर्दन को अपनी बाई जांघ पर रखा और अपने हाथों से उसको मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद किशोर ने एक चुन्नी लेकर उस बच्ची की गर्दन को लपेटा और पूरी ताकत से मरोड़ा, जिससे उसकी। और अब ये तय करने के लिए कि पीड़िता जीवित है या नहीं, उसने सिर पर पत्थर से 2 बार वार किया और सब समझ गए कि लड़की मर चुकी है। 15 जनवरी 2018 किशोर ने जंगल के को फेंक दिया, जबकि विशाल ने झाड़ियों से बाहर पहरेदारी कर रहा था। दोनों वहां से घर लौट गए।
जांच के दौरान ये पता चला कि साजीराम हेड कांस्टेबल तिलक और स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया बकरवाल समुदाय की मौजूदगी के खिलाफ थे, जिसके एवज में इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें एक आसान टारगेट को चुना गया और आसानी से उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, ताकि बकरवाल समुदाय के अंदर एक खौफ की भावना बैठ जाए। साजिश के नतीजे में ये दिल दहला देने वाला और कत्ल की वारदात की गई, जिसमें एक आसान टारगेट होने की वजह से 8 साल की बच्ची का और गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लाश को बरामद किया जाता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और हाई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इस मामले को सुनने के लिए, और विद इन अ मंथ जजमेंट आ जाता है। 7 men were tried in a specially convinced fast-track court. Investigators said that Sanjiram, 60-year-old retired government official, allegedly planned the crime with the help of police officer Surendra Verma, Anand Datta, and Tilak Raj, Deepak Khajuria. Ram's sons Vishal, nephew, a juvenile, and his friend Parvesh were also accused over, while Vishal was acquitted. Ram, Khajuria, and Kumar have sentenced for life. The remaining 3 have been held in a 5-year sentenced. साल 2021 अगस्त के महीने में अभिषेक मलिक अपने घर पर तकरीबन 2 बजे एंट्री लेता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके पूरे परिवार की लाशें घर की जमीन पर पड़ी थी। लेकिन जब कत्लेआम की सच्चाई बाहर आती है तो पूरा रोहतक दंग रह जाता है। यह घटना रोहतक के विजयनगर की है। अभिषेक के फादर प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे, मां बबली देवी एक हाउसवाइफ थी और अभिषेक की एक छोटी बहन नेहा मलिक थी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी और इस परिवार के साथ नानी भी रहा करती थी। अभिषेक अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी करके दिल्ली चला जाता है, जहां वो एयरलाइंस में कैब क्रू का कोर्स करता है और उसको पूरा करने के बाद रोहतक आ जाता है और बीकॉम की पढ़ाई करने लगता है। अभिषेक के फादर, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे, काफी पैसे वाले और रिच आदमी थे और उसके बाद अभिषेक पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस था। साथ ही अभिषेक के फादर प्रदीप मलिक अपने साथ सुरक्षा के लिए हथियार वन सुरक्षा गार्ड भी रखते थे। इसके साथ ही घर में भी हथियार रहा करते थे। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था, लेकिन अचानक अभिषेक के व्यवहार में बदलाव आने लगा। इसकी हरकतें बदलने लगी। पूरा परिवार इससे परेशान था और इसी बीच एक दिन अभिषेक की बहन नेहा ने अभिषेक को ऐसी हरकत करते देखा जिससे वो शॉक्ड हो गई। अगस्त 2021 का महीना था। सुबह सुबह अभिषेक मलिक अब पार्टी करने के लिए होटल जाता है और पार्टी एंजॉय करने के बाद वो अपने घर करीब 2 बजे वापस आता है और डोर बेल बजाता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। इस पर अभिषेक अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने फादर, बहन, नानी सभी को कॉल करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। इस पर अभिषेक घबरा जाता है और डर के मारे अपने मामा को कॉल करता है और बताता है कि घर का कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा और ना ही कोई कॉल का जवाब दे रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। क्योंकि मामा आसपास ही रहते थे, तुरंत वहां पहुंच गए और कुछ स्थानीय लोग भी पहुंच गए। जैसे तैसे दरवाजा खोला गया और सभी लोग घर में घुसते हैं और घुसते ही हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पूरा परिवार की हत्या हो चुकी है। उसके पिता को किसी ने माथे पर गोली मारी थी। अभिषेक आगे बढ़ता है तो उसकी बहन भी उसी हालत में पड़ी थी। माँ के कमरे में झांकता है तो माँ और नानी की लाश भी जमीन पर बिखरी हुई थी।
पूरा घर खून से लहलहान था और अब सिर्फ और सिर्फ अभिषेक जिंदा था। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मंजर देख के दंग रह जाती है। इसके बाद सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बहन नेहा की थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, उसके इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस इस घटना में हैरान और परेशान थी। इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है और लगातार एक क्वेश्चन उठ रहा था कि अगर किसी दुश्मन को प्रदीप मलिक के पूरे परिवार को खत्म करना था तो अभिषेक मलिक कैसे बच गया, जबकि वो इकलौता था, और अगर संपत्ति के लिए किसी ने दुश्मनी निकाली है तो अभिषेक को भी मार देता। इस सवाल का जवाब निकालना पुलिस के लिए काफी अहम था, क्योंकि जिस तरह प्रदीप मलिक समेत पूरे परिवार की हत्या की गई तो ऐसा लग रहा था कि ये काम किसी घर के ही सदस्य का है। इसलिए पुलिस ने सभी रिश्तेदारों से पूछताछ की और उसके बाद अभिषेक मलिक से भी पूछताछ की। अभिषेक ने बताया कि उस दिन वो सुबह ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो ये बात सच भी निकली। पुलिस ने प्रदीप मलिक की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए पूछताछ की, लेकिन कोई भी दुश्मनी सामने नहीं आई, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। अब पुलिस ने फिर से अभिषेक मलिक से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी खास निकल कर नहीं आया। लेकिन पुलिस ने अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया। उसकी हरकतें कुछ कुछ लड़कियों की तरह हैं और उसके बोलने, चालने और हाव भाव का तरीका लड़कियों जैसा था। फिलहाल पुलिस अभिषेक मलिक को तो जाने देती है, लेकिन जांच की दिशा को थोड़ा सा बदल दिया जाता है और अभिषेक मलिक के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी जाती है। उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि अभिषेक गे है, यानी समलैंगिक है और लड़कों में रुचि रखता है। ये सभी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिसमें पता चला कि अभिषेक का कोई बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कार्तिक है। अब पुलिस ने एक तरफ कार्तिक को ढूंढना शुरू किया, वहीं अभिषेक मलिक को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। गहराई से सवाल जवाब करने पर सच्चाई सामने आई और सब के सब हैरान रह गए। इस केस में जब हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं तो अभिषेक जब 12वीं क्लास पास आउट होने के बाद दिल्ली जाता है एयरलाइंस कंपनी में कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए, तो इसी बीच उसकी मुलाकात कार्तिक से होती है और उसकी भी रुचि हाव भाव अभिषेक से मिलते जुलते थे और दोनों धीरे धीरे करीब आ जाते हैं। इसके बाद कोर्स पूरा हो गया तो अभिषेक वापस अपने घर आना पड़ा, लेकिन अभिषेक एक अमीर परिवार से था और अच्छी पॉकेट मनी उसे मिलती थी, तो अक्सर अभिषेक कार्तिक से मिलने जाया करता था। कार्तिक ने अभिषेक को अपने घर में बेस्ट फ्रेंड बताया था और अक्सर अभिषेक उसके घर जाया करता था। वहीं अभिषेक ने भी अपने घर पर कार्तिक को बेस्ट फ्रेंड बताकर एंट्री दिलवाई और काफी लंबे समय तक ये रिश्ता चलता रहा। वहीं घर वालों ने अभिषेक के व्यवहार में धीरे धीरे काफी अंतर देखना शुरू कर दिया, तो छोटी बहन ने उस पर नजर रखना शुरू कर दी और सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब नेहा ने दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बात करते देखा। उसने तुरंत अपने माता पिता को ये बात बताई। तब उन्हें पता चला कि अभिषेक और कार्तिक समलैंगिक हैं। इसके बाद परिवार वालों ने अभिषेक को काफी समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कई बार अभिषेक की पिटाई तक कर डाली, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अभिषेक के मन में अपने परिवार के प्रति ही गुस्सा और नफरत भर गई। यहाँ तक कि अभिषेक का घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया गया। लेकिन अभिषेक के अंदर कार्तिक के लिए एक ऐसा जुनून सा भर गया था, उसने अपना जेंडर चेंज करने की ठान ली और अपने परिवार को सीधे जाकर ये बता दिया। इसके लिए पैसा भी मांगा, लेकिन परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया और उसने ये भी कहा, मैं और कार्तिक शादी करके कहीं दूर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन घर वाले नहीं माने। अब अभिषेक अंदर से बौखला उठा था। उसने अपने पिता की रिवॉल्वर चुराने का प्लान किया और एक रात जब सब सो रहे थे तो उसने उस रिवॉल्वर को चोरी किया और अगली सुबह उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और शुरू हुआ मौत का तांडव। सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे में गया और टीवी का वॉल्यूम तेज करके उसके सिर पर शूट कर दिया। उसके बाद अपनी नानी को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें भी शूट कर दिया। फिर ऊपर के कमरे से नीचे अपनी माँ से मिलने आता है जो रसोई में खाना बना रही थी। माँ से कहता है कि नानी मेरे कमरे में है और खाना मंगवाया है। माँ उसके लिए ऊपर कमरे में खाना ले जा रही थी। अभिषेक पीछे पीछे जाता है और कमरे में घुसते ही अपनी माँ को भी वो शूट कर देता है। अब अभिषेक के फादर प्रदीप मलिक ही बचे थे जो अपने बिजनेस को लेके किसी से बात कर रहे थे। अभिषेक दबे पांव मौका ढूंढता है और मौका पाते ही अपने फादर को भी सिर में शूट कर देता है।
जब परिवार के सभी सदस्यों की हत्या हो जाती है तो उसके बाद अभिषेक मलिक मेन डोर लॉक करके कार्तिक के पास चला जाता है। कार्तिक पहले से ही होटल में पार्टी कर रहा था, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा था, और 2 बजे घर वापस आता है और ऐसे नाटकीय अंदाज में ड्रामा करता है कि लगता है कि उसको कुछ पता ही नहीं था। और एक बार तो पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह अंदाजा नहीं कर पाया था कि ये सारी साजिश अभिषेक मलिक के द्वारा की। लेकिन क्या कहें, सच परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया और सारी सच्चाई जब लोगों के सामने आई तो पूरा रोहतक दंग रह गया। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो केस रिलेट कर रहा है वो बलिया जिले से है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र, जहां पर एक पत्नी के द्वारा अपने पति के 6 टुकड़े करके हत्या कर दी गई। बताने में हैरानी नहीं हो रही है क्योंकि आज के समय में कोई नई बात नहीं रहेगी। मामला 10 मई का है, जब पत्नी के द्वारा एक तहरीर सिकंदरपुर थाने क्षेत्र में दी जाती है कि उसका पति बक्सर स्टेशन पर गया था अपनी बेटी को लेने, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है और मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। उधर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में खरीद गांव में कुछ मानव अंग भी मिल रहे थे, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी कि इसी बीच ये एफआईआर भी आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। देवेंद्र कुमार, जो कि एक रिटायर्ड फौजी थे, उनके मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उनका मोबाइल स्टेबल है, कहीं पर इधर से उधर गया नहीं। तो पुलिस को कुछ शक होता है और वो माया देवी के परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। इस पूछताछ में बेटी सामने निकल कर आती है और वो कहती है कि अपने माँ के बारे में इशारों ही इशारों में पुलिस को काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करती है। अब परिवार से पूछताछ के बाद बेटी खुलकर सामने आती है और सिकंदरपुर थाना में एक शिकायत पत्र अपनी माँ के खिलाफ वो देती है, जिसके आधार पर पुलिस माया देवी को गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ पुलिस की भाषा में होती है तो सच निकलकर सामने आता है। माया देवी बताती है कि उसने अपने पति देवेंद्र कुमार की हत्या अपने प्रेमी अनिल यादव और साथी सतीश कुमार और मिथिलेश के साथ मिलकर की है और उसके शरीर के टुकड़े करके सतीश और मिथिलेश ने इधर-उधर बिखराए हैं। और किसी को शक ना हो, इस कारण से उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। अब पुलिस एक्शन में आती है और अनिल और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश डालना शुरू करती है। जब दबिश डालना शुरू करती है तो कुछ आरोपियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की जाती है और जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है और एक आरोपी घायल भी हो जाता है। इसके साथ ही जिस हथियार से देवेंद्र कुमार की हत्या की गई वो भी बरामद किया गया और साथ ही वो बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। 2 महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक, जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग, जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे, वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी लिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है, उन लोगों ने तहकीकात शुरू की तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। तो इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब
गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। वो बीआरओ से रिटायर्ड थे, 2023 में संभवतः वो रिटायर हुए थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी इनकी गाजियाबाद में संभवतः किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, एक बेटी यहाँ रहती है। उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। जब ये संदेह हुआ था, जब मोबाइल नहीं गया, तो परिजनों से भी, तो मृतक के भाई और उनकी बेटी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो, और जिन्होंने ये पुख्ता किया कि मृतक की जो पत्नी, जो खुद इस पूरे प्रकरण में वादनी बनी थी, वही इस पूरी घटना की सूत्रधार है। क्यों हत्या? कितने प्रेम संबंधों के कारण मैंने पहले ही बता दिया है। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है जो पुलिस की अपनी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, हमारे सभी अधिकारियों को ये भी सिखाया जाता है। ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब गुमशुदगी की इस प्रकरण में बेटी ने पुलिस की काफी मदद करी और इस मदद के आधार पर ही पुलिस ने मायादेवी को गिरफ्तार कर पाया। बहरहाल अभी चारों आरोपी जेल में हैं और काफी दुखद घटना हुई और कहा जाता है कि युग कोई भी हो, कर्मों का फल तो जरूर मिलना ही है। हर गुनाह का एक दिन इंसाफ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित और आज हम लोग एक ऐसे केस स्टडी में बात करने वाले हैं जो किस तरीके से मोबाइल ने हम लोगों को बहुत कनेक्टिव बनाया है, लेकिन इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं, का हम लोगों को किस तरीके से उसने अनसेफ भी किया है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। एक घटना होती है कि 31 अगस्त 2024 की घटना है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन, जो कि एक बहुत प्रीमियम ट्रेन है, इसमें सीसीटीवी वगैरह सब चीज की व्यवस्था है, इसके बावजूद एक बैग चोरी होता है। इस चोरी की शिकायत अहमदाबाद पुलिस को की जाती है। अहमदाबाद पुलिस अब सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, उस पर्सन की सीट को देखता है जो पर्सन उस बैग को उठाकर लेकर गया।
जैसे तैसे वो उसका नाम पता करता है तो नाम पता लगता है कि उसका नाम हर्षित है। फिर और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें उसका मोबाइल नंबर वगैरह भी पता लगता है। अब अहमदाबाद पुलिस उसको कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो उसको बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ एक चोरी की शिकायत आई है, आप एक बैग उठाकर यहाँ से लेकर गए। आपका क्या कहना है? तो ऐसी कंडीशन में हर्षित अब घबरा जाता है, क्योंकि वो जान रहा होता है कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी फुटेज आ चुकी है। हर्षित घबराने के बाद उसके बाद बहुत तेज़ी से शातिरपन से उस चीज़ को वो कहता है कि वो बैग मैं धोखे से उठा के लेकर गया था, मैंने उसको जानबूझ के नहीं उठाया है। मैं उसको वापस लौटाने ही आ रहा था, तब तक आपने मुझे कॉल कर दिया। अब अहमदाबाद पुलिस ये बात सुनती है तो उसको एक मौका देती है कि ठीक है, आप बैग समेत हमारे पुलिस स्टेशन पर आ जाइए। अब 5 सितंबर 2024 को वो उस बैग के साथ अहमदाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचता है। अहमदाबाद पुलिस स्टेशन में जब पहुँचता है तो पुलिस वाले उनसे इंक्वायरी करते हैं कि भाई आप क्या नाम है आपका? आप क्या करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो हर्षित बताता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं मेजर आर्मी में। तो इस बात को सुनकर पुलिस बहुत कन्फ्यूज़ होती है, क्योंकि मेजर रैंक एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रैंक है और इतना बड़ा काम एक मेजर रैंक का व्यक्ति क्यों करेगा? अब मामला यहाँ पर वो शक के निगाह में आ जाता है। शक की निगाह आने के बाद पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, उनसे और भी क्वेरी करना शुरू करती है कि भाई ऐसा कैसे संभव? अब इसके बाद जब वो अपने आप को मेजर बताता है तो पुलिस के आला अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। एसपी बलराम मीना जी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, लीड सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अब उससे वो कहा जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये पूछा गया उससे कि क्यों आए हो? आपकी लीव जो लेटर है, लीव लेटर है, वो क्यों नहीं आप शो कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपना लीव लेटर जो है, वो घर पे भूल आया हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो उसका आईडी कार्ड और आर्मी डॉक्यूमेंट्स जितने भी उसके पास थे, वो उससे डिमांड की पुलिस ने। और वो इतना शातिर था कि उसने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी। उसने तुरंत अपना आईडी कार्ड दे दिया, अपने जो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब चीज़ें उठा के पुलिस को दे दी। लेकिन यहाँ पे एसपी बलराम मीना ने एक मतलब उस व्यक्ति को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो ये ऐसा स्टेप उठा लेगा। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर भेज दिया। अब आर्मी हेडक्वार्टर में जब वो चीज़ भेजी गई, तो वहाँ पर से एक कनेक्शन तैयार हुआ पुलिस और आर्मी के बीच में। और वहां से पता चला कि हर्षित चौधरी के नाम से कोई भी आर्मी ऑफिसर भारतीय सेना में सेवारत नहीं है, जो इस समय पर वहां पे मौजूद है। तब ये बात साबित हो गई कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसने दिए और जो भी इसने बातें बताई हैं, सब फेक है। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपनी भाषा में करना शुरू किया और पता लगाया कि आखिर ये बंदा है कौन और क्या काम करता है। तो पता चलता है कि इसका नाम है मोहम्मद शहबाज मुश्ताक अली खान। यानी ये मोहम्मद शहबाज मुश्ताक अली खान, जो अपने आप को इंडियन आर्मी का मेजर बताता है। फिर इसकी और भी इंक्वायरी करना शुरू हुई, तो पता चला कि ये 2015 में आर्मी में कैंटीन में इसकी भर्ती हुई थी, जहाँ पे इसके बुरे बर्ताव की वजह से 2024 में इसको बर्खास्त कर दिया गया और वापस घर भेज दिया गया। और इंक्वायरी पता हुई तो पता चला कि इसके फादर भी आर्मी में थे, इसका एक भाई वो कि एयर फोर्स में सेवारत है और एक छोटा भाई है जो इस समय पर पढ़ाई कर रहा था। सारे सूत्रों को इन्होंने मिलाया। इसके बाद पुलिस ने और भी गहराई से जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है और साथ ही इसने जो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स जितने भी उसने जो पाए हैं, वो एक राजस्थान के एक व्यक्ति थे हर्षित जाधौन, उनके आधार कार्ड से पाए। उनका आधार कार्ड कहीं गिर गया था जिसके एवज में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी। उस आधार कार्ड के आधार से इन्होंने पैन कार्ड भी अपना एक फर्जी पैन कार्ड भी बनाया और साथ ही आर्मी के डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी इसने बना दिए और साथ ही एक काम और किया, इसने एक बैंक अकाउंट भी हर्षित के नाम से ही खोल के रखा। अब जब ये सारी चीजें खुल-खुल के सामने आना शुरू हो गई तो पुलिस को पता चल गया कि ये कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं है, ये कोई शातिर अपराधी है, जिसने ये सारा खेल रचा हुआ है। अब इसके फ़ोन और इन सब चीज़ों को जब्त किया गया और इस पर अपनी ट्रैकिंग शुरू की गई, इस पर अब इंक्वायरी करना शुरू की। जब पुलिस वालों ने इंक्वायरी करना शुरू की कि ये क्या किसी गैंग वगैरह से जुड़ा हुआ है या फिर ये इस तरीके का कोई मेंटली कोई ऑफेंडर है, क्या है इस तरीके? तो पता चला कि सबसे ज़्यादा जो ये टाइम अपने मोबाइल में दे रहा है, वो शादी डॉट कॉम पर दे रहा है।
शादी.com पर दे रहा है तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और चीजों को पता चला कि इसने अपनी शादी.com पर भी मेजर की आईडी बना के, एक फेक आईडी बना के अपने आप को रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है कि मैं आर्मी का मेजर हूं और मैं शादी की तलाश में हूं, लड़कियों की तलाश में हूं। ठीक है, शादी करने के लिए। अब शादी करने के लिए जब लड़कियों की तलाश में इसने अपना प्रोफाइल शादी.com पर बनाया और मेजर रैंक पर बनाया तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। काफ़ी लोगों ने इसको अप्रोच किया, काफ़ी लड़कियों ने इसको अप्रोच किया। तो टोटल इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लगभग 128 लड़कियों से इसने कनेक्शन बनाया था, 128 लड़कियों से, जिसमें कि 40 लड़कियों के साथ इसने ठगी की थी और उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा मँगाया था और उनमें से 14 लड़कियों के साथ ये फिजिकल रिलेशन में भी रहा है। तो जब ये सब चीजें पता चली, तो पुलिस ने अब इसके अकाउंट के बारे में जानकारी लेना शुरू करी। जब अकाउंट के बारे में जानकारी लेना शुरू करी, तो फर्जी नाम से जो हर्षित के नाम से अकाउंट बना के उसने रखा था, उसमें 50 लाख रुपए थे और साथ ही एक हिंदू लड़की के साथ इसने शादी करके रखी हुई थी, वो भी हिंदू बनकर। शहबाज इतना शातिर था कि उसकी किसी भी हरकत से आस-पड़ोस के लोगों को तक ये नहीं पता था कि ये मुस्लिम है। ठीक है? लेकिन वो इतने शातिर तरीके से उसने काम किया, हिंदू बन के एक हिंदू रीति-रिवाज से एक हिंदू लड़की से शादी करी। जब अहमदाबाद पुलिस ने उस लड़की से कॉन्टैक्ट किया इसके बारे में जानने के लिए कि क्या आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, जो ये चीज़ बता रहा है? तो लड़की को जब ये बात पता लली चली कि जो उसका हस्बैंड है, उसने गलत तरीके से, फरेब तरीके से उससे शादी करी है और हिंदू बता के शादी की है, तो वो पूरी तरीके से टूट गई क्योंकि लगभग 1 से डेढ़ साल शादी का हो चुका था। अब क्या किया कि जब वो अपने दुःख से थोड़ा-सा उभरी, तो पुलिस वालों के पास गई, अपने लोकल थाने पे पहुँची पन्ना देवी थाना था इसका। तो पन्ना देवी थाने में पहुँचती है और अपनी एक और शिकायत उसमें दर्ज कराती है कि वो जो व्यक्ति है हर्षित, जो शहबाज है, वो उसके साथ किस तरीके से मेंटली और फिजिकली उसको हैरेस करता था और ज़्यादातर घर से बाहर रहता था और जब भी घर आता था, उसके साथ मेंटली, फिजिकली बहुत मारा-पीटा करता था और जब भी वो इस चीज़ का विरोध करती थी, कहता था कि तेरे को काट के फेंक दूँगा। इस तरीके की एक तहरीर दी गई। तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद इस समय पर हर्षित अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में है और अहमदाबाद पुलिस इस चीज़ के लिए कह रही है, सभी लड़कियों से अपील कर रही है कि जो-जो लड़कियाँ इस शातिर अपराधी की शिकार हुई हैं, वो खुलकर सामने आएँ और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएँ। अभी फिलहाल ये पुलिस की कस्टडी में है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं इसके खिलाफ। लेकिन जो हम सावधानियाँ नहीं बरतते हैं अपने आप के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, खासकर इनमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्योंकि देखिए नई उम्र में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा-सा हम युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जिन्होंने एक अपनी लाइफ़ दी है, एक अपना लंबा अनुभव दिया है, उनसे भी हमें राय लेनी चाहिए। लेकिन आज के समय में युवा इतना आगे बढ़ गया है कि उसको किसी राय की आवश्यकता नहीं है, वो सोचता है कि वो एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं, ठीक है? ज़िंदगी में अनुभव का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको अनुभव आते-आते ही आ पाता है। इससे बेहतर है आप अनुभव गेन करें, उससे पहले जिसने गेन कर रखा है उससे पूछिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप सब लोगों को बता दे रहा हूँ कि ऐसे शहनवाज़ बहुत सारे घूम रहे हैं। ऐसे शहबाज जो इसका सही नाम है शहबाज मुश्ताक, वो बहुत सारे घूम रहे हैं। आप लोगों को खासकर इन लोगों से सावधान रहना है। इनके पैसे और इनकी चमक-धमक को देख के आपको अंधा नहीं बनना है, ठीक है? पूरा दिमाग से काम करिए और हर चीज़, हर रिश्ते को बनाने से पहले हर जानकारी कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये पूरा केस था कि किस तरीके से एक मोबाइल का कनेक्शन जो है वो अ, मतलब आप समझ लीजिए कि 14 लड़कियों से इसने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। अगर वो लड़कियाँ इनके प्यार में हैं, तो आप सोच लीजिए कि उनकी कंडीशन क्या रही है। बहरहाल ये स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ये केस स्टडी आप लोगों के साथ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये केस स्टडी बनाई है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।
ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे बरेली जिले को ही परेशान करके छोड़ दिया। आप इसके बारे में जब सुनेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि क्या ऐसी कौन-सी ऐसी एक जेन्युइन कंडीशन आ गई कि एक व्यक्ति को अपनी जान देनी। ये केस 15 अप्रैल 2019 का है। सत्यवीर के फादर और उसके भाई खेत में काम कर रहे थे। अचानक सत्यवीर के कमरे से बहुत तेजी से आग का धुआं उठना शुरू हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आग को देख के आसपास के लोग हैरान हो गए, घबरा गए। तभी सत्यवीर के फादर और भाई दोनों भागते हुए सत्यवीर के कमरे की तरफ पहुंचे और उन्होंने देखा कि सत्यवीर बुरी तरीके से जला हुआ है और साथ में उसकी पत्नी प्रेमश्री भी थोड़ी सी झुलस गई। तभी तुरंत सत्यवीर को पड़ोस के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसका छोटा भाई हरवीर इस पूरी प्रकरण को देखते हुए काफी कुछ समझ जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके अपनी भाभी प्रेमश्री पर एफआईआर दर्ज कराता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद सत्यवीर का स्टेटमेंट हॉस्पिटल लेने पहुंच जाती है। हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो सत्यवीर इस कंडीशन में नहीं होता है कि वो अपना स्टेटमेंट दे सके, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपना स्टेटमेंट पुलिस को देता है और इस स्टेटमेंट को देने के कुछ ही दिन के बाद सत्यवीर की मौत हो जाती है। स्टेटमेंट के बाद तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लेती है। प्रेमश्री अपने ऊपर काफी कुछ लगे आरोपों को खारिज करते हुए कई बयान देती है और वो ये भी कहती है कि मैंने सत्यवीर को बचाने का प्रयास किया था। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, सत्यवीर की वाइफ प्रेमश्री से जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो थोड़ा पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वो सत्यवीर के भाई से भी पूछताछ करती है। भाई से जब पूछताछ करती है तो जो ओरिजिनल इन लोगों के बीच में झगड़ा था इसके बारे में बात क्या, वो बताता है कि सत्यवीर से उसकी पत्नी प्रेमश्री सिर्फ इस वजह से झगड़ा करती थी क्योंकि उसके शरीर का रंग काला था, वो हैंडसम नहीं दिखता था, उसका अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं था। इस वजह से वो कई बार सत्यवीर से डाइवोर्स की डिमांड भी करती। ये सब बातें सुनने के बाद, तमाम बयान, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करती है और अब शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल में तमाम क्वेश्चंस उठते हैं। तो कई क्वेश्चंस उठने के बाद जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था सत्यवीर का, उस स्टेटमेंट पे उसके वकील की नज़र पड़ती है, सरकारी वकील की नज़र पड़ती है और उससे कई क्वेश्चंस उठते हैं। तो जो स्टेटमेंट दिया था सत्यवीर ने, वो स्टेटमेंट इस तरीके से था कि मेरी पत्नी मुझे मेरे काले रंग के कारण बहुत झगड़ा करती थी और उसको मेरे शरीर का काला रंग होना पसंद नहीं था और कई बार मुझे आग से जलाने की धमकी भी दे चुकी। तो इस कंडीशन में जब प्रेमश्री से जब पूछताछ किया गया कि आग लगते समय सत्यवीर और आप दोनों एक साथ कमरे के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में जब आग लगी तो सत्यवीर ज्यादा क्यों जल गया, आप केवल थोड़ा सा झुलसी, ऐसा कैसे संभव? जब दोनों ही लोग एक ही बेड पर सो रहे थे, एक ही जगह पर सो रहे थे, तो केवल सत्यवीर ही क्यों जल गए? दूसरा उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आग लगते समय जो कमरे का दरवाजा था वो अंदर की तरफ से बंद था, तो आपने तुरंत आग लगने के बाद दरवाजा, जब आप थोड़ा झुलसी थी तो आप तुरंत दरवाजा खोलकर आपने मदद क्यों नहीं मांगी? तो ऐसे में प्रेमश्री के पास इन सब सवालों का कोई भी जवाब नहीं। जवाब हो भी कैसे, क्योंकि वो खुद कातिल थी सत्यवीर की। तो ऐसी कंडीशन में जो माननीय न्यायालय थे उन्होंने सारे सबूतों और बयानों को एक साथ रखा, उसको समझा और प्रेमश्री को दोषी पाया और दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि ये काफी अफसोसजनक बात है कि एक पत्नी के द्वारा अपने पति की इस तरीके से निर्मम हत्या केवल इस कारण से कर दी गई क्योंकि उसका रंग काला। इस घटना का एक बैकग्राउंड भी 14 अप्रैल, जो कि 15 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले पड़ी, 14 अप्रैल 2019 को सत्यवीर और प्रेमश्री के घर गए, यानी मायके गई थी वो। दोनों लोग एक साथ मायके गए और मायके में दोनों के बीच में बातचीत हुई। प्रेमश्री के माँ बाप ने भी कुछ सत्यवीर के बारे में कहा, जिसके कारण सत्यवीर कुछ नोक झोंक के बाद दोनों, सत्यवीर और प्रेमश्री दोनों वापस घर आए।
शायद यही एक कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से शायद प्रेमश्री पूरी तरीके से चिढ़ चुकी थी और उसने ऐसा कदम उठाया। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बच्चा भी हो चुका था, तो सत्यवीर को लगता था कि अब बच्चा हो चुका है तो शायद प्रेमश्री का लगाव सत्यवीर के प्रति काफी बढ़ गया, क्योंकि सत्यवीर अपनी शादी निभाना चाहता था, लेकिन प्रेमश्री ऐसा नहीं चाहती थी। इस वजह से वो ऐसी चिढ़न उसके अंदर पैदा हो चुकी। तो ये बड़ा अजीब केस था जिसमें केवल एक अपीयरेंस मात्र की वजह से अपने हस्बैंड की एक पत्नी ने हत्या कर दी। सोसाइटी में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना वाकई में काफ़ी मुश्किल है। इसके कई सारे ऑप्शन हो सकते थे प्रेमश्री के पास, लेकिन उसने एक बहुत गलत ऑप्शन। चलिए जो भी है, बहरहाल ये निर्मम केस हुआ और दोषी को 2019 में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई अदालत ने सब चीज़ें समझने के बाद। क्योंकि ये केस स्टडी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। Hello guys, my name is Amit and welcome back to another case study with me, the Mahakumbh wife murder case. अशोक वाल्मीकि और मीनाक्षी जो कि 25 साल से शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे थे। अशोक और उसकी फैमिली दिल्ली के त्रिलोकपुरी एरिया में रहने वाले थे और अशोक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। वहीं मीनाक्षी एक हाउस मेकर थी। अशोक की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। अशोक और मीनाक्षी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। हालांकि पति पत्नी में झगड़े कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये झगड़े काफ़ी गंभीर हो जाया करते थे, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण था कि मीनाक्षी को अशोक पर विश्वास नहीं था और उसको लगता था कि अशोक का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा और दूसरी औरत के साथ उसके संबंध है। जब भी इस मामले में उनके आपस में झगड़े होते थे तो अशोक अक्सर दूसरे आर्ग्यूमेंट करके इस आर्ग्यूमेंट को खत्म कर देता था, जिससे लोग उसको ऐसा समझे कि वो इनोसेंट है। लेकिन ये काउंटलेस झगड़े लगातार उनके साथ होते रहते थे। महाकुंभ का समय आया तो अशोक ने मीनाक्षी को बताया कि उसे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ लेकर जाएगा। मीनाक्षी यह सुनकर काफी खुश हुई। 17 फरवरी 2025 अशोक और मीनाक्षी अब दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना होते हैं और जिस दिन वो पहुंचते हैं उसी दिन संगम में स्नान करते हैं। स्नान उस समय पर महाकुंभ अपनी पीक पर था, इसलिए होटल और जो स्टे की जगह थी वो काफी मुश्किल से मिल पा रही। तो लोकल के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर को लॉज की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जहां पर ना वो आईडी लेते थे और ना कोई इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से लेते थे। वो सीधा अपना रूम रेंट पर दे देते थे 24 घंटों के लिए एक नॉमिनल फीस पर। उसी तरीके से ये झूसी एरिया में अशोक और मीनाक्षी को एक घर मिल जाता है, जहां पर ना वो अपनी कोई आईडी मांगी जाती है और ना ही उनसे कोई मोबाइल नंबर वगैरह मांगा जाता है और वो वहीं पर स्टे करते। अब आता है अगला दिन 18 फरवरी 2025। अशोक अर्ली मॉर्निंग लॉज से निकलकर चला जाता है, लेकिन मीनाक्षी नहीं निकलती। अब लॉज वाला जब उनके रूम में जाता है उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि लॉज खाली करने का समय हो गया है, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसके सामने मीनाक्षी की लाश पड़ी होती है। वो उसको देख के घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मीनाक्षी की जो हत्या की गई वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से की गई, लेकिन वो शार्प ऑब्जेक्ट उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। अब जब इंफॉर्मेशन लॉज वाले से ली गई जिसने रूम को रेंट पर दिया था, उसने बताया कि उसके पास किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और चूंकि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन अशोक से ली ही नहीं थी, ना कोई आईडी प्रूफ लिया था, ना मोबाइल नंबर लिया था, इसलिए वो बताने में भी सक्षम नहीं। इस तरीके के हालात देखते हुए पुलिस ने इस बात को तो समझ लिया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स गेम होने वाला है, कॉम्प्लेक्स केस होने वाला है। पुलिस अब इस बात को समझ चुकी थी कि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड केस होने वाला है, क्योंकि उसके पास ना कोई इंफॉर्मेशन थी, ना कोई लीड थी और किसी प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रही। और साथ ही वो शार्प वेपन जिससे मीनाक्षी का कत्ल हुआ था, वो शार्प वेपन भी उसके पास नहीं। इधर कुंभ का भी प्रेशर, बहुत सारी भीड़ आई हुई थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मीनाक्षी की फोटो न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दी जाए, जिससे उसके परिवारजन में कोई ना कोई उसको पहचानेगा और वहां पर हमसे कांटेक्ट करने आए। और इसके बाद इधर अशोक ने जब प्रयागराज से वो निकल रहा था तो उसने अपने बड़े बेटे आशीष को भी फोन किया। आशीष को बताया कि उसकी माँ कहीं मिसिंग हो गई है, खो गई है और वो मिल नहीं रही है।
जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जब परिवार के पास पहुंचती है तो परिवार काफ़ी शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही दोनों लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर फ़ोटो पोस्ट की थी, और फ़ोटो पोस्ट करने के बाद वो काफ़ी खुश लग रहे थे। लेकिन इस चीज़ को मानना काफ़ी कठिन हो रहा था उनके लिए। और यही हुआ भी। अश्विन इस बात, जो उनकी बेटा था, अश्विन इस बात से कन्विंस नहीं हो रहा था, और 21 फरवरी 2025 को वो अपने मामा और आदर्श अपने भाई के साथ प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज पहुंचने के बाद, जहां पर प्रयागराज में एक व्यवस्था थी कि जो कहीं मिसिंग हो जाता है तो उस मिसिंग सेंटर बने होते हैं, तो मिसिंग सेंटर पे पहुंचता है। वहां पर वो मीनाक्षी की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहां पर कोई सफलता नहीं मिलती। जब वहां पर उसको कोई सफलता नहीं मिलती, वो सक्सेस नहीं पाता है वहां पर, तो उसके बाद वो सीधा पुलिस को अप्रोच करता है और वहां पर मीनाक्षी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। पुलिस वालों को फोटो दिखाता है, और जैसे ही वो पुलिस वाले फोटो देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये वही लेडी थी जिसकी लाश हमें लॉज के अंदर मिली। उन्होंने अश्विन को बताया कि उसकी मां का मर्डर हो चुका है और जो केस अभी तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही थी, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि अश्विन अब एक कनेक्शन के तौर पर पुलिस को मिला था। अश्विन और बाकी परिवार वालों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मीनाक्षी महाकुंभ में अपने पति अशोक के साथ आई थी, और अब अशोक एक प्राइम सस्पेक्ट बन गया था पुलिस के लिए, क्योंकि मीनाक्षी मर्डर के बाद उसका कोई अता पता नहीं था। मीनाक्षी के परिवार वालों ने पुलिस को अशोक और उसके झगड़े और उसके साथ ही उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया, तब सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि अशोक अभी भी फरार था और मीनाक्षी के मर्डर के बाद अशोक का कोई अता पता नहीं था। अब चूंकि पुलिस के पास कोई लीड नहीं था, लेकिन ये लड़का जो वहाँ पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है, तो अब अश्विन से अशोक को वो कॉल करवाते हैं। अश्विन अशोक को कॉल करता है और मिलने की बात करता है कि मुझे आपसे मिलना है। अशोक इस बात से एग्री कर जाता है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पुलिस के पास ये पहुंच चुका है। अश्विन जैसे ही उसको कॉल करता है और वो एग्री हो जाता है और मिलने के लिए आ जाता है, तो पुलिस सीधा उसको अरेस्ट कर लेती है। अब अशोक को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है कि आप उस दिन कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, आपकी वाइफ का मर्डर हो गया और आप खोए गए। तो अशोक कहता है कि मैं उस दिन मीनाक्षी के साथ था ही नहीं, यानी वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी को मिसलीड करना चाहता है। जब इस मिसलीड करने की कोशिश करी, तो पुलिस, अब चूंकि वो जानता था कि जिस लॉज में वो रुका हुआ वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन वो ये बात भूल गया कि स्ट्रीट में सीसीटीवी कैमरा होता है, और लकीली एक ऐसी बात हुई कि एक स्ट्रीट कैमरे ने उन दोनों लोगों को कैप्चर कर लिया। अब पुलिस को बस सबूत भी आ गए, और स्टेटमेंट भी लगातार, जो अशोक लगातार स्टेटमेंट बदल रहा था, उस चीज को भी वो पकड़ ली। अब अशोक से थोड़ी सख्ती से पेश आई है। सख्ती से पेश आने के बाद अशोक ने फिर सच बोलना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह मीनाक्षी से नफरत करता था और महाकुंभ के शुरू होने से 3 महीने पहले से ही प्लान बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल मीनाक्षी का अशोक के ऊपर शक बिल्कुल सही था। वह सच में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की एक लेडी के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और यह चीज मीनाक्षी को जब पता लगी तो उसने अशोक के बीच में काफी झगड़े हुए। अशोक उस दूसरी औरत से शादी करना चाहता था। मीनाक्षी कभी भी ऐसा नहीं होने देने वाली थी, इसलिए अशोक ने मीनाक्षी को रास्ते से हटाने के लिए यह प्लान बनाया। लेकिन वो यह चीज डायरेक्टली नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके परिवार वालों को और बाकी को एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के सामने रखा जाए जिससे उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई शक ना जाए। अशोक महाकुंभ को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके प्लान के हिसाब से इतने करोड़ों लोग महाकुंभ को विजिट करने आ रहे हैं, उसका प्लान वहीं के वहीं दब के रह जाएगा और कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं है। इसी वजह से वो मीनाक्षी को दर्शन करने के बहाने महाकुंभ को लेकर जाता है, और ऐसी जगह पे स्टे करता है जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, कहीं कोई आईडी नहीं उसको देनी होती है, और कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देनी है। इसी वजह से ये केस और भी उलझता चला जाता है, और वो लोगों के बीच में एक इनोसेंट आदमी की तरह पर रहता है। इसी वजह से उसने सोशल मीडिया पर अपनी और अपनी वाइफ के फोटो भी अपलोड किए, जिससे वो एक इनोसेंट पर्सन दिखे। अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से उस रात भी मीनाक्षी और अशोक का आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद अशोक ने मीनाक्षी का कत्ल किया, और जो वेपन था जिससे उसको मारा था और कपड़े, वो उसने महाकुंभ के किसी डस्टबिन में डाल दिए, जिससे ये चीजें उसको कहीं किसी और पर्सन को ना मिले। एक तरफ वो महाकुंभ के दर्शन करने के लिए मीनाक्षी की केयर का ढोंग कर रहा था, और दूसरी तरफ वो इतने महीनों से स्टेप बाय स्टेप अपनी बीवी को मारने का प्लान बना रहा था कि अगर मीनाक्षी के बच्चों को
अशोक पर शक नहीं होता या अगर वो खुद मीनाक्षी को ढूंढने नहीं आते तब अशोक का प्लान शायद सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन पुलिस के सामने पूरा सच आ गया और अशोक फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।